वह केवल तोड़फोड़ के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वह संरचनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों द्वारा वहां की बहुसंख्यक जनता को एकजुट करना चाहते थे और उन्होंने कई बार ऐसा किया भी। फिलहाल वारादोली सत्याग्रह की सफलता ने उन्हें देश की पहली कतार के नेताओं के मध्य खड़ा कर दिया। वल्लभ भाई लगातार देश के भलाई के लिए काम कर रहे थे। उनके चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में उनकी कठोर इच्छा शक्ति, लगन पूर्वक जी तोड़ मेहनत करने की क्षमता एवं दूरदर्शिता प्रमुख थी। वह थोड़े संकोची स्वभाव के भी थे। एक बार दिसंबर 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब वह वहां पहुंचे तो जनता उन्हें देखने के लिए टूट पड़ी, पर वल्लभ भाई संकोचवश मंच पर भी आना नहीं चाहते थे। लेकिन नेताओं ने किसी प्रकार उन्हें मंच पर ला खड़ा किया। लोगों ने जयघोष से उनका भरपूर स्वागत किया। वह जनता के प्यार एवं स्नेह को देखकर भाव विभोर हो उठे और जनता को धन्यवाद देकर बैठ गए। लाहौर में हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने का निश्चय किया गया। सभी नेताओं ने मिलकर भविष्य के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की। मार्च 1930 को गांधी जी ने देशवासियों को संगठित करने के लिए नमक को सांकेतिक लक्ष्य बनाकर नमक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। इससे अंग्रेज सरकार आने वाले खतरों को भाप गई और उसने अपने आला अधिकारियों को इस आशय से सूचित कर दिया। वल्लभ भाई पटेल भी आंदोलन के लिए कमर कस चुके थे। उन्होंने राजगांव में बहुत बड़े आदमियों के एक समूह के सामने भाषण देने का विचार बनाया। अंग्रेज सरकार यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वल्लभ भाई जनता के बीच लोकप्रिय ही नहीं, बल्कि उनके शब्दों में इतनी ताकत है कि वह अपने कितने भी बड़ी आदमियों के समूह को उत्साहित कर सकते हैं। जब वल्लभ भाई सभा को संबोधित करने के लिए वाले ही थे कि तभी जिला अधिकारी ने जाकर उन्होंने एक पर्ची दी जिस पर लिखा हुआ था, आप इस भाषण में आगे नहीं बोल सकते। पटेल जी यह चेतावनी पढ़कर गुस्सा होकर बोले, अगर मैं अपना भाषण शुरू कर दूं तो आप क्या करेंगे? अधिकारी ने तेज शब्द में जवाब दिया, हम तब आपको गिरफ्तार करेंगे। इतना सुनते ही वल्लभ भाई ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया और उस अधिकारी ने आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें जीप में डालकर ले गई और जाते जाते वल्लभ भाई ने सभा से हंसते हुए विदा ली। उन्हें कारावास की सजा सुनाकर साबरमती जेल भेज दिया गया। वह वल्लभ भाई की ऐसी जेल यात्रा थी जिससे पहले उनको भाषण देने का अवसर भी नहीं दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में सुनकर अहमदाबाद के हजारों लोगों ने नमक सत्याग्रह के लिए मर मिटने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिलहाल 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों के साथ नमक सत्याग्रह के लिए चल दिए। उन्हें डांडी पहुंचना था। वह लगातार बढ़ते गए। गांधी जी के आह्वान, पटेल जी की गिरफ्तारी एवं देश के हालातों के मद्देनजर बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने वकालत, अध्यापकों ने विद्यालय जाना, व्यापारियों ने दुकानें खोलना छोड़ दिया। हर वर्ग के लोग इस अद्भुत यात्रा में जोर शोर से सम्मिलित हुए। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए। पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया और नमक बनाया गया। वल्लभ भाई को सरकार अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकी। जून के आखिर सप्ताह में वल्लभ भाई जेल से छूट गए। उन दिनों भारत के महान नेता जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज सरकार मोतीलाल को जेल भेजने की योजना बना रही थी, लेकिन महात्मा गांधी उस समय के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते अंग्रेज सरकार की मंशा भांप गए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस की अगुवाई को वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सौंप दिया। आगे चलकर सन 1931 में उन्हें एक मत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। जब महात्मा गांधी से उनकी पसंद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पद के लिए सरदार पटेल से बेहतर चुनाव कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस खबर को सुनकर गुजरात की जनता खुशी से झूम उठी।
एवं वल्लभ भाई ने इस अवसर पर कहा, आपने एक किसान को भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया है। मैं अपनी पूरी मेहनत एवं लगन से पार्टी का उद्देश्य पूरा करने एवं पार्टी को मजबूत करने को प्रयत्नशील रहूंगा। अंग्रेज सरकार ने अब अनुभव किया कि जब तक कांग्रेसी संगठन की जड़ों को कमजोर नहीं किया जाता, तब तक भारतीय उनकी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते ही रहेंगे। अपनी इसी गंदी इच्छा को पूरा करने हेतु सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया और कांग्रेस के दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी क्रियाकलापों के पीछे सरकार की मंशा सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने एक बार फिर इसके खिलाफ जनता को एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए। इधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस निकट आ रहा था। वह अपने जीवन के 74 बसंत देख चुके थे। पटेल जी उनके जन्म दिवस के मौके पर उनका भारी मान सम्मान करना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पटेल जी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय एक शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जुलूस को चारों तरफ से घेर कर बीच में ही रोक लिया। परिणाम स्वरूप जनता विद्रोह पर उतर आई और इस स्थिति में पुलिस ने जनता पर लाठियां बरसा दी। वल्लभ भाई को जेल भेज दिया गया और उन्हें 3 महीने की सजा सुना दी गई। जेल से वापस आने के बाद भी वल्लभ भाई फिर से राष्ट्रहित के कार्यों में संलग्न हो गए। इसी श्रृंखला में एक बार बंबई के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सरकार से विरोध प्रकट करने के लिए जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने एक बार फिर जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया, पर आंदोलनकारी वहां से ना हटकर जमीन पर ही बैठ गए। बारिश भी होने लगी, लेकिन वे लोग परेशान नहीं हुए। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस आंदोलनकारियों को झुका नहीं पाई। अंततः कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल के सीखचों के पीछे पहुंचा दिए गए। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल दोनों को यरवदा जेल में एक साथ ही नजरबंद कर दिया गया। दोनों नेताओं ने पुणे की यरवदा जेल में लगभग 16 महीने साथ साथ काटे। जब उत्तर प्रदेश में किसानों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, तब सरकार एवं किसानों के बीच कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई। अतः महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में लॉर्ड वेलिंगटन से बातचीत करने का विचार किया, पर उसने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर नाराज होकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी समाप्ति गांधी जी एवं वल्लभ भाई की एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद हुई। गांधी जी सदा पानी में नींबू मिलाकर पीते थे। जेल में जब नींबू महंगे मिलने लगे तो उन्होंने कहा, नींबू के स्थान पर अब इमली इस्तेमाल की जाए। सरदार पटेल ने विरोध किया, इमली नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है? गांधी जी ने पूछा। उससे हड्डियां गल जाती है। जमनालाल जी तो बराबर इस्तेमाल करते हैं। पटेल ने उत्तर दिया, उनकी हड्डियां तक वह पहुंच कहाँ पाती है। नेताओं के बीच यह हास्य विनोद चल ही रहा था कि तभी जेल में गांधी जी एक नारियल की रस्सी से बनी चारपाई आई। पटेल का विचार था कि चारपाई की रस्सियां हटाकर उसे निवाड़ से बुन दिया जाए, लेकिन बापू को यह पसंद न था। बोले, देखो, रस्सी की खाट में अगर खटमल हो जाए तो गर्म पानी डालने से निकल जाते हैं। पटेल ने कहा, और निवाड़ की खाट को तो केवल धूप में रखने से ही काम चल जाता है। गांधी जी बोले, पर निवाड़ मैली हो जाती है। सरदार पटेल ने तुरंत जवाब दिया, धोबी को भेजिए, समस्या समाप्त। गांधी जी ने दूसरा तर्क प्रस्तुत किया, जानते हो, मेरी माँ ऐसी ही खाट से अदरक छीला करती थी। सरदार मुस्कुराते बोले, इसलिए तो कहता हूँ कि इस खाट पर सोने से आपके शरीर पर जो थोड़ी सी चमड़ी है वह भी छिल जाएगी। कांग्रेस के आंदोलन पर निजाम हैदराबाद भी बराबर नजर रखे हुए थे। इसी संदर्भ में एक दिन उन्होंने कश्मीर नरेश हरि सिंह से कहा, यह कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? यह भी कोई पूछने की बात है? सत्ता की भूखी है। ये लंगोटी पहनने वाले संत भला सत्ता संभालने के काबिल हैं? सत्ता संभालने के काबिल भले ही ना हो, लेकिन देश की जनता को बहकाकर उनके नेतृत्वकर्ता बनने का नाटक रचना खूब जानते हैं।
यह नाटक भला चलेगा कब तक? जब तक ये लोग हम पर हावी ना हो जाएं, तब तक तो चलते ही रहेगा। हम पर हावी, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग अंग्रेजों को देश से भगाकर शासन सूत्र अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और यदि ऐसा हो गया, ये हमारे साथ भी नरमी नहीं बरतने वाले। ओह, फिर तो कांग्रेस निश्चय ही हमारे लिए भी बड़ी खतरा की घंटी है। हाँ, इसलिए ब्रिटिश सम्राट से मिलकर कुछ करना ही होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पटेल गांधी के बाद अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार थे। गांधी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकृत होने से रोकने के प्रयास में अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़ दी और पटेल पर भी नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला। इसका प्रमुख कारण मुसलमानों के प्रति पटेल की हठ धर्मिता थी। अंततः जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च सन 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी सन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई सन 1934 में वह रिहा हुए और सन 1937 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को व्यवस्थित किया। सन 1937 से 38 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। एक बार फिर गांधी जी के दबाव में पटेल को अपना नाम वापस लेना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। अक्टूबर सन 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल भी गिरफ्तार हुए और अगस्त सन 1941 में रिहा हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी हमले की आशंका हुई तो पटेल ने गांधी जी की अहिंसा की नीति को अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी पटेल को गांधी जी से ही बात पर मतभेद हुआ और हिंदुओं का भारत तथा मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में विभाजन अपरिहार्य हुआ। पटेल ने जोर दिया कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे देना भारत के हित में है। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में सुनेंगे पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।